Hi students, so we have already started the phylum Arthropoda and we have discussed the general characteristic features and the classification, and we have discussed certain class as well. So today we'll start and we will discuss the next class in detail, that is your insecta. तो आज हम insecta से start करेंगे and we'll try to finish as many classes as we can with some very important, very good examples. Okay, so let's start. See, the insect is the largest class of the phylum Arthropoda. हमने क्या पढ़ा था? Arthropoda जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है और इंसेक्टा क्या है? वो सबसे बड़ा जो क्लास है आर्थ्रोपोडा फाइलम का। आपको मैं एक छोटा सा आप लोगों को आई विल शेयर अ स्मॉल फैक्ट। like if the entire like population of the insect is actually being collected, and if it is distributed to each and every person on this planet. So right now, what is the population of the entire planet? That is almost 7.2 billion plus. So then all the 7.2 billion people, all the 7.2 billion human being, if we divide the entire the insects, then each one will get approximately 6 kgs. So that is very fascinating, right? That is very interesting fact to know. So that's why from that you can understand, you can actually have an idea that how big this class is. There are many different types of insects are there all around the world. Their population is huge. Okay. Now in insecta, the body is divided into head, thorax and abdomen. इंसेक्ट में क्या होता है? बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 3 पार्ट होता है बॉडी में। वी कैन डिवाइड द बॉडी इन 3 पार्ट्स, दैट इज योर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फाइन। अब जो इंसेक्ट होता है इनमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं ना, वो अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं। मतलब जैसे विल डिस्कस एक एक करके हम बात करेंगे। देखो पहला वाला क्या है? बाइटिंग या च्यूइंग टाइप। पहला क्या होता है? बाइटिंग या च्यूइंग टाइप, जो आपको कॉकरोचेस में इनमें मिलेंगे, दूसरे जो इंसेक्ट कॉकरोचेस जैसे उनमें। सकिंग टाइप वो किस में मिलेंगे? जैसे आपके जो इंसेक्ट मतलब सक करते हैं, जैसे मस्कीटो है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। ठीक है, वो पोक करते हैं, उनके पास जो पियर्सिंग पार्ट होता है, माउथ पार्ट्स होता है, उसे वो पर्टिकुलर उसके बॉडी में पोक करके वहां से वो ब्लड सक करते हैं। तो जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो फूड हैबिट है वो अलग अलग इंसेक्ट का अलग अलग है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट द माउथ पार्ट इज आल्सो गेट मॉडिफाइड। किसी का कुछ इंसेक्ट है जिनमें जो बाइटिंग करते हैं या च्यूइंग करते हैं, कुछ सकिंग करते हैं, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से उनका जो माउथ पार्ट है वो मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है। नाउ थोरैक्स हैव 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो थोरैक्स में क्या होता है? 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। और हमने शुरू में बार मैं आपको ये बता चुका हूं, पिछले वीडियो में भी बताया हूं कि हम जब डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स फाइलम आर्थ्रोपोडा का, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो अपेंडेजेस का नंबर क्या है, पैटर्न क्या है, और क्या देखते हैं? एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे क्या है? इंसेक्ट के पास थोरैक्स रीजन में, उनके थोरैक्स वाले पार्ट में 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इंसेक्ट के पास 6 लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, एंड ऑल द लेग्स आर मेड अप ऑफ जॉइंटेड पार्ट्स। तो लेग्स क्या है? नॉर्मली क्या उनके जो अपेंडेजेस होते हैं जॉइंटेड होते हैं, इसीलिए तो आर्थ्रोपोडा है वो। तो इनमें क्या होता है? इनमें भी जो इंसेक्ट होते हैं, इनमें जो आपके 6 लेग्स है वो जॉइंटेड पार्ट से बना होता है। ओके, बिकॉज इनके पास 6 या 6 legs है, because they are having 6 legs, so that's why we can call them as hexapoda as well। क्योंकि इनके पास 6 legs है तो हमें क्या कहते हैं इसको? कॉमनली हम क्या कहते हैं? हेक्सापोडा। अच्छा, ये कॉमन, ये बहुत दिस इज एक्चुअली एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब ये क्या होगा? 6 पैरों वाला होगा। अगर 6 पैरों वाला है जो, और वो जो पैर जो है वो जॉइंटेड है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? वो इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट में हमेशा
थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, इसका मतलब कि उनमें 6 पैर होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, और ऑल आर जॉइंटेड, ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, हेक्सापोडा, ठीक है। चलिए, नाउ इफ विंग्स प्रेजेंट, अच्छा देखो हर इंसेक्ट में विंग्स नहीं होता, कुछ इंसेक्ट में विंग्स होता है, कुछ इंसेक्ट में विंग्स नहीं होता है। तो अगर किसी इंसेक्ट में विंग्स है तो उसमें क्या हो सकता है, या तो एक पैर होगा इंसेक्ट के केस में, अगर किसी इंसेक्ट में विंग्स है तो वो एक पैर हो सकता है, या तो 2 पैर हो सकता है, 2 पैर से ज्यादा नहीं, या तो किसी इंसेक्ट में अगर विंग्स है तो एक पैर होगा या 2 पैर होगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और एक्सक्रीशन के लिए क्या यूज करते हैं, इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन व्हाट दे हैव, दैट इज योर मल्पीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। सो दिस इज आल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन केस ऑफ इंसेक्टा। तो जो इंसेक्ट होता है उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है आपका मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। अब ये मैल्पीजियन ट्यूब्यूल कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, काम कैसे करता है, ये ऑल द थिंग्स विल डिस्कस इन द chapter when we discuss about the cockroach morphology and like we'll study the cockroach in detail. So there I will tell you, and there I will discuss about the Malpighian tubule, its structure, how it works, everything, right? Now, the main respiratory system in case of insect is tracheal system, और जिसमें साइनस होगा, जैसे हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ओपन टाइप के जो आपके जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, स्पेशली आर्थ्रोपोडा में जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो उसमें होता क्या है, साइनसेस होते हैं। साइनसेस क्या है आपको पता है, तो इनमें ट्रैकेल सिस्टम होगा रेस्पिरेशन के लिए, और साथ में क्या होता है, साइनस भी होता है, साइनसेस भी होता है बॉडी में। एग्जांपल क्या है, कॉकरोच इज एग्जांपल, एपिस इज एग्जांपल, एपिस मतलब बीज, मस्कीटो इज द एग्जांपल। सो दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट, राइट, ये सारे एग्जांपल है इंसेक्ट का, राइट। नेक्स्ट, और एक कॉमन एग्जांपल अगर हम देखेंगे इंसेक्ट के, जैसे इसके अलावा मॉस्किटो, बीज या कॉकरोच के अलावा, तो मूसा डोमेस्टिका। मूसा डोमेस्टिका क्या है, ये भी एग्जांपल है, जो रेगुलर हाउस फ्लाई हमें घर में दिखते हैं ना, उसी का नाम है मूसा डोमेस्टिका। और कोई एग्जांपल और भी है, जैसे लेपिस्मा जिसे हम सिल्वर फिश कहते हैं, देन मॉथ, बटरफ्लाइज, जिनोप्सिला जिसे हम बोलते हैं रैट फ्ली, हम सब डिस्कस करेंगे एक एक करके सब, ठीक है। तो पहला है कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच इनके केस में क्या होता है, द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज टिपिकल इंसेक्ट लाइक, मतलब इंसेक्ट के जो जनरल फीचर्स है अभी हमने जो सब डिस्कस किया, इस इनके बॉडी में, कॉकरोच के बॉडी में ये सारे फीचर्स इनके पास होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन सारे पार्ट विजिबल है, डिवाइडेड है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे, मल्पीजियन ट्यूब्यूल होंगे रेस्पिरेशन के लिए, ट्रैकेल सिस्टम होगा रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना, मल्पीजियन ट्यूब्यूल होगा आपका एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकेल सिस्टम होगा। तो जो एक टिपिकल इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सारा कॉकरोच में है, ठीक है। जैसे थोरैक्स हैज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, इनमें कितने पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, राइट। एंड हेड हैज अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, और हेड में क्या होता है, एक पेयर कंपाउंड आईज भी होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, एंटीने भी होता है, और माउथ पार्ट कैसा होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टैप होता है इनके केस में, कॉकरोचेस केस में। और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है, हाँ, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। इसका मतलब क्या है, मेल और फीमेल अलग अलग हम पता कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली देख के। जैसे फीमेल के केस में देखिए हम पता कैसे कर सकते हैं, इट इज एक्चुअली हैव अ bulging structure at the abdominal part and which is a distinguished feature of female cockroach। और वो bulging जो part होता है उसे हम कहते हैं ovipositor। क्या कहते हैं हम उसे, ovipositor। जो bulging part होता है abdominal part में cockroaches के केस में, female cockroaches के केस में, which is actually your distinguishing feature in case of cockroach, ठीक है, मतलब female cockroach, उसे हम कहते हैं ovipositor, ठीक है। सो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं, मतलब डायशियस होते हैं, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है। अब देखो जो यंग कॉकरोच होते हैं व्हिच आर एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम द एग आर नोन एज निम्फ। जो आपके यंग या ऑफस्प्रिंग होते हैं कॉकरोचेस के, जो कि आपके एग से आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट व्हेन दे कम आउट,
So that stage we call them as nymph. उन्हें हम nymph कहते हैं. क्या कहते हैं हम? Nymph. NYMPH. Nymph कहते हैं. ठीक है. Next example we'll discuss, that is your lepisma. Lepisma क्या होता है? It is a silverfish. ठीक है. अब silverfish का ऐसा common नाम है. नाम fish है लेकिन actually fish नहीं है. This is the name what we give because of the color. ये थोड़ा silvery appearance होता है इसका. अगर बाहर से अलग से देखेंगे मतलब जो external appearance है, the color of that particular animal is silverish. So that's why हम इसको सिल्वर फिश कहते हैं. और फिश के जैसा स्पिंडल शेप बॉडी होता है, इसलिए हम इसका नाम क्या कर दिए? सिल्वर फिश. आपको ये जो इंसेक्ट है ना, ये आपको कहाँ मिलेंगे? आई विल अगेन मेक सम करेक्शन. मे बी आई हैव डिस्कस इन द लास्ट सम लेक्चर्स दैट we can find it in the water. No, we cannot find it in the water. Where we can find it, please try to understand and please correct it. सिल्वर फिश क्या होता है? जब हम कभी आपने भी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि जब हम पुरानी किताबें जो बहुत दिनों से रखी हुई हैं घर में, या बहुत सारे पुराने कपड़े या कुछ रखा हुआ है घर में बहुत दिनों से, जब आप उसको निकालते हो, स्पेशली बुक्स जब आप निकालोगे, उसके पन्ने पे पलटोगे, तो आप देखना एक स्पिंडल शेप का एक इंसेक्ट जिसका कोई विंग्स भी नहीं है, वो चलेगा बुक्स के ऊपर से, निकल के भागेगा, आपको दिखेगा. ठीक है. आई विल शो द इमेज एज वेल, जस्ट वेट फॉर सम टाइम. सो दैट इज योर सिल्वरफिश. सो द सेम थिंग यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल. So it is a small insect without wings. Wings नहीं होता है इनमें. When we open the old books and we can see this insect, जो मैंने आपको अभी बताया, and they are silver in color, and that's why we call it as silverfish. Body कैसा होता है? Spindle. ये ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है. ठीक है ना. इनका जो स्ट्रक्चर होता है, साइड में एंटीना भी होता है, 3 pairs of legs होते हैं, और बॉडी फिश के जैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं silverfish. So now I will show you the image of the silverfish, real silverfish, how it looks. ये देखिए, ये होता है silverfish. ठीक है. ऐसा ही देखना आप जब कभी पुरानी किताबें बहुत दिनों से रखी हुई अगर आप खोलोगे, तो आपको ऐसे ये वाले इंसेक्ट जो है आपको देखना निकलते हैं. ठीक है. चलिए. So next we'll discuss बटरफ्लाइज और मॉथ. देखो बटरफ्लाइज और मॉथ, इसके बारे में बात करते हैं. सो ये भी एक इंसेक्ट है. सी द डिफरेंस बिटवीन द बटरफ्लाइज और द मॉथ इज देयर विंग्स. उनके विंग्स में सबसे पहला हमारा जो उनका डिस्टिंग्विश फीचर है, उनके दोनों में डिफरेंस जो है वो हमें उनके विंग्स में दिखेगा. क्या डिफरेंस है? बटरफ्लाइज के जो विंग्स होते हैं वो फोल्डेड होते हैं, लेकिन अगर आप मॉथ के विंग देखोगे वो स्प्रेड होते हैं, वो फोल्डेड नहीं होते. पहला डिफरेंस ये है. दूसरा क्या है? मॉथ आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट एंड बटरफ्लाइज आर एक्टिव ड्यूरिंग डे. मॉथ जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, रात को वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन बटरफ्लाइज जो होते हैं वो डे टाइप को एक्टिव रहते हैं. सो ये दो उनके बेसिक डिफरेंस है. और क्या है? और भी डिफरेंस है. जैसे कि बटरफ्लाइज आर ब्राइटली कलर बट मॉथ्स आर डल ब्राउनिश इन कलर. बटरफ्लाई कलर कैसा होगा? ब्राइट होगा, लेकिन मॉथ जो होता है वो डल ब्राउनिश कलर का होता है. लेकिन मॉथ का जो मतलब ब्राइटनेस है कलर का, वो बटरफ्लाई से ज्यादा होता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. हालांकि बटरफ्लाइज का जो कलर है वो मतलब दे आर ब्राइटली कलर एक्चुअली, एंड जो आपके मॉथ होते हैं उनमें कोई इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, उतना ज्यादा डिफरेंट कलर्स के नहीं होते, लेकिन बेसिकली वो डल ब्राउनिश कलर के होते हैं. लेकिन जो अगर ब्राइटनेस कंपेयर करोगे आप दोनों के बीच में, तो आप देखना मॉथ का जो ब्राइटनेस है, द कलर ब्राइटनेस इज मोर कंपेयर टू द बटरफ्लाइज. राइट. जैसे मॉथ आप कब देखोगे? रात को आप देखना जहां पे लाइट सोर्स है, जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट या बल्ब है, उसके आसपास आके वो बैठ जाता है, हमेशा आप देखिएगा. ठीक है. नाउ द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई इज नोन एज कैटरपिलर. आप सबको पता होगा, अपने लोअर क्लास में पढ़े भी होंगे कि जो कैटरपिलर होता है, एक्चुअली ये कैटरपिलर ही जो है, इट्स अ लार्वा फॉर्म ऑफ द बटरफ्लाई, एंड लेटर ऑन दिस कैटरपिलर इट इज एक्चुअली बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. क्या करता है ये? बेसिकली वो कैटरपिलर जो होता है ना, ये वोरेशियस होता है. मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली वोरेशियस फीडर होता है. दैट मींस जब भी ये एग से बाहर निकलेगा तुरंत ये जो है खाना शुरू कर देता है, मतलब फीडिंग स्टार्ट हो जाता है इसका. इसके बाद क्या होता है? इट कैन एनक्लोज देम इनसाइड द ककून एंड फाइनली इट चेंजेस इनटू प्यूपा. ठीक है. पहले वो क्या करेगा? मतलब एग से निकलने के बाद पहले खाना शुरू कर देगा, मतलब इमीडिएटली उसको बहुत ज्यादा फूड चाहिए, तो दे विल स्टार्ट फीडिंग.
themselves. Then they will enclose inside them. They will enclose themselves inside a cocoon, and the cocoon will changes into pupa. And from the pupa, finally they develop that butterflies. It will come out, right? So अगर आप ये फ्लो चार्ट देखोगे यहाँ पे, if you can see the flow chart on the screen right now. तो डेवलपमेंट क्या है इनका, बेसिकली इनडायरेक्ट है, क्योंकि बीच में इनका लार्वल स्टेज है, तो इनडायरेक्ट ही होगा. तो एग्स है, एग्स के बाद क्या बनता है, लार्वा बनता है, फिर पीपा बनता है, फिर फाइनली एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है ना. तो जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इनडायरेक्ट है. ठीक है ना. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एपिस. इंसेक्ट का नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एपिस. एपिस मतलब बीज, हमने पहले डिस्कस किया था. एपिस का मतलब होता है बीज. ठीक है. Now these are also known as honey bees. बीज मतलब हम किसके बारे में बात करें, हनी बीज के बारे में. नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, हनी बीज को कल्चर करते हैं. किस लिए कल्चर करते हैं, बिकॉज ऑफ टू एक्चुअली गेट हनी एंड वैक्स. ओके, बी वैक्स जिसे हम कहते हैं, एक्चुअली वो हमें बोलना चाहिए बी वैक्स, जो कि बेसिकली येलो टाइप का सॉफ्ट वैक्स होता है. नॉर्मली हम वो पॉलिश में यूज करते हैं, पॉलिश बनाने में ये सब काम यूज करते हैं. हनी क्या है, इट्स अ मिनरल सप्लीमेंट. हमें mineral supplement, and it is also having some other vitamins and other substances as well. So it's a very good mineral supplement for human beings, so we consume it. Okay, so the honey and the wax are having economic importance, है ना. तो कल्चर करने के लिए हम करते क्या है, कल्चर करने के लिए ना हम बॉक्स टाइप का मतलब बॉक्स टाइप का हम ये बनाते हैं उनका, जिसको हम कह सकते हैं, we design a box type of structure where we actually culture this honey bees, right? और हनी बी को कल्चर करते हैं, हनी बी जो कल्चर करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपीकल्चर. ठीक है, जिस प्रोसेस से हनी बी कल्चर होता है उसे बोलते हैं एपीकल्चर. ठीक है, तो हम करते क्या, इट्स अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, जिसमें हनी बी को मतलब कल्चर करते हैं, उसका नाम है एपियरी. ठीक है, जिसमें हम हनी बी को कल्चर करते हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपियरी. यू कैन सी हियर व्हेयर आई एम हाइलाइटिंग. So they are called those boxes are known as apiary. ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि honey is used for the mineral supplement, used as mineral supplements, and bee wax are actually basically used for making polish, because this is yellow in color, soft wax normally used in polishes. I have already discussed, right? Now अब देखो, सबसे पहले है कि हम जब किसी भी बी को कल्चर करेंगे, बी कल्चरिंग करेंगे, हनी बी कल्चरिंग करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या हुआ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को हमें डोमेस्टिकेटेड करना है, तो सबसे पहले हमें उसके नेचर को समझना होगा, है ना. इफ दे आर सो फेरोशियस, इफ दे आर नॉट कोऑपरेटिंग, इफ दे आर वेरी फेरोशियस, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट like to control them and to domesticate them. If they are friendly, if they are not that much ferocious, if they are calm, comparatively calm, so it will be easier for us to domesticate, right? So we'll first need to focus on the nature, we need to see and study the nature of that particular honey bee. So हम नेचर देखने के बाद, स्टडी करने के बाद, बेसिकली हम 4 तरह के स्पीसीज है हनी बीज के, जो हम बेसिकली कल्चर करते हैं. इंडियन जो इंडिजिनियस वैरायटी है उसमें आपके 3 है, जैसे कि I will discuss one by one. So let us read the point. When the culture of the bee, when we actually culture the bee, that is honey bee, we try to understand the nature which help us to domesticate. The same thing what I have discussed, right? नेक्स्ट क्या क्या है वैरायटी हमें जो डोमेस्टिकेट नॉर्मली हम करते हैं इंडिया में. इंडिया के 3 हमारे इंडिजिनियस वैरायटीज हैं जो हम करते हैं, और एक एक्सोटिक है, तो टोटल 4 है. फर्स्ट क्या है, एपिस इंडिका, दूसरा है एपिस डॉर्सेटा, तीसरा है एपिस फ्लोरी. ठीक है, और ये सारी इंडिजिनियस वैरायटी. एक इटालियन वैरायटी जिसे हम बोलते हैं एपिस मैलिफेरा, ये सबसे लीस्ट फेरोशियस है. मतलब इसको मतलब इस वाले स्पीसीज को अगर हम कल्टीवेट करें तो ये सबसे आसान होता है. ये बहुत ही कंपैरेटिवली काम होते हैं, डोमेस्टिकेशन में ज्यादा इजी होता है इनको. तो हम ज्यादातर इसी वैरायटी को हम इंडिया में, अपने देश में हम सबसे ज्यादा इन्हीं को कल्चर करते हैं एपियरीज में. ठीक है. Now in case of honey bees there are 3 different types which are found. अब honey bees में भी 3 तरह के होते हैं honey bees. पहला होता है क्वीन बी, दूसरा होता है वर्कर बी, तीसरा होता है ड्रोन्स. क्वीन बी मतलब जो फर्टाइल फीमेल होता है उनके पूरे हाइव्स में, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्वीन बी. ठीक है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है सिर्फ अंडे देना, मतलब टू ले एग्स. द मेन फंक्शन ऑफ द फर्टाइल फीमेल इज टू, द मेन जॉब इज टू ले एग्स. ओके, और वर्कर्स क्या होते हैं, और वर्कर्स कौन होते हैं, वर्कर्स आर एक्चुअली द फीमेल व्हिच आर स्टेराइल. द फीमेल स्टेराइल बीज आर एक्चुअली वर्किंग
दे आर एक्चुअली नोन एज वर्कर्स। और क्या होते हैं, तीसरा कैटेगरी क्या होते हैं हाइव्स में, ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स क्या है, दीज आर फर्टाइल मेल्स, ठीक है। इनका काम है, इनका काम क्या है, जो एग्स क्वीन जो एग्स ले करके उसको फर्टिलाइज करना इनका काम होता है। अब देखो एग्स जब क्वीन दे, व्हेन द क्वीन एक्चुअली ले द एग्स, आफ्टर दैट द एग्स आर हैविंग बेसिकली टू फेट। तो दो तरह से फिर जो एग्स है वो डेवलप हो सकता है। पहला जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज एग है तो क्या होगा, वो डिप्लॉयड होगा। अनफर्टिलाइज एग होगा तो वो क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम फर्टिलाइज एग इनमें इसके बारे में देखेंगे, इसके साथ इससे क्या क्या हो सकता है और क्या डेवलपमेंट होता है हम देखेंगे पर। अब देखो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है जो हैप्लॉयड है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, इफ इट इज इफ दे एक्चुअली द juveniles they are fed with royal jelly। रॉयल जेली होता है एक्चुअली, these are the secretion of maxillary gland of the worker bees। जो स्टेराइल फीमेल होते हैं उनके maxillary gland में जो सीक्रेशन होता है उसी को हम बोलते हैं रॉयल जेली। और वही हम जो ग्रोइंग जो एम्ब्रायो है, जो ग्रोइंग फीटस है, उसे वो क्या करते हैं, उससे वो फीड कराते हैं उसको, ठीक है। अगर वो रॉयल जेली फीड कराएंगे तो फाइनली जो हमारा एडल्ट जो बी बनेगा, एडल्ट बी जो डेवलप होगा एग से, वो अगर वो होगा आपका क्वीन, उससे क्वीन बन जाता है, ठीक है, क्वीन बनता है, इस तरह से क्वीन बनता है। और क्या होता है दूसरा, इफ दे आर फेड विथ बी ब्रेड, ठीक है, अगर बी ब्रेड से अगर फेड किया, मतलब उनको अगर बी ब्रेड खिलाएं तो क्या होगा इन दैट केस। एक्चुअली बी ब्रेड है क्या, दिस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द पोलन। मतलब अगर आप पोलन ग्रेन, अगर ये जो ग्रोइंग जो आपके एम्ब्रायो है उनको अगर पोलन ग्रेन खिलाया जाए तो जब वो डेवलप होंगे तो क्वीन नहीं बनेंगे, वो क्या बनेंगे, वर्कर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वीन एंड वर्कर, ये ध्यान देना है कि दोनों ही आपका डिप्लॉयड है, कोई भी हैप्लॉयड नहीं है, ठीक है, फाइन। नाउ अब देखते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स के साथ क्या होता है। अनफर्टिलाइज्ड एग्स, सी दिस अनफर्टिलाइज्ड एग्स व्हिच आर हैप्लॉयड इन नेचर, दे डेवलप हैप्लॉयड मेल्स। क्या करता है ये, हैप्लॉयड मेल डेवलप करता है। And because without fertilization they are developing into the adult individual organism, so that process what we call, that is called parthenogenesis। इसे हम क्या कहते हैं, parthenogenesis कहते हैं इस प्रोसेस को। unfertilized egg, haploid eggs are developed into male haploid males and this process is known as parthenogenesis, ठीक है। Now these haploid males are actually known as drones which are haploid in nature, ठीक है। Now अब देखो ये जो एपिस मेलिफेरा है ना, they are showing less swarming। अब swarming क्या होता है, swarming मतलब होता है कि क्वीन मतलब ऐसा स्पीसीज होता है, जैसे हमने 4 स्पीसीज देखे ना, एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्सेटा, तो इसमें से कुछ जो स्पीसीज है वो क्या करते हैं ना, अपने उनमें क्या होता है, उनके हाइव से क्वीन दे विल लीव विद द मेल, ठीक है ना। तो ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो एपिस मेलिफेरा में कम होता है। ये हाइव्स को छोड़ के नहीं जाते क्वींस नॉर्मली, ठीक है, इसीलिए इनका जो प्रोडक्शन है। अब देखो अगर क्वीन निकल के चला गया अगर हाइव से तो क्या होगा, कोई भी क्वीन नहीं है तो एग नहीं बनेगा। एग नहीं बनेगा तो क्योंकि एग ज्यादा अगर बनेगा तो फिर वो फर्टिलाइज होगा तो फिर नए हनी बीज बनेंगे, तो उसके लिए नए हाइव्स बनाना पड़ेगा। मतलब साइज जो है धीरे धीरे हाइव्स का शेल बनाना पड़ेगा। तो साइज जो होगा वो बड़ा होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा हमें हनी और वैक्स मिलेगा। तो इसीलिए अगर स्वार्मिंग है, कोई अगर ज्यादा स्वार्मिंग स्पीसीज है जो ज्यादा स्वार्मिंग करता है, मतलब फीमेल निकल जाता है मेल वर्कर के साथ, सॉरी वर्कर्स के साथ, मेल के नहीं, ड्रोन के साथ नहीं, वर्कर्स के साथ को निकल जाते हैं, ऐसा अगर है तो वैसा स्पीसीज हमारे लिए ज्यादा मतलब कल्टीवेशन करने के लिए हमें ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, उसे बोलते हैं स्वार्मिंग। नेक्स्ट द फिफ्थ एग्जांपल इज कॉल्ड ज़ेनोप्सिला। ज़ेनोप्सिला को हम क्या कहते हैं, रैट फ्ली भी कहते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पिक्यूलियर एसोसिएशन हमें दिखेगा। इसमें होता क्या है कि जो ये ज़ेनोप्सिला है, इसके बॉडी के अंदर, inside the body of the Xenopsila, that is your rat flea, there is a bacterium, endoparasite bacterium which is living। उस बैक्टीरियम का नाम, उस बैक्टीरिया का नाम है Yersinia pestis। वो उनके बॉडी के अंदर रहता है, रैट फ्ली के अंदर रहता है। अब ये जो Xenopsila है ना, ये रैट के बॉडी में रहता है, ठीक है।
तो रैट के लिए Xenophila क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, और Yersinia pestis किसका पैरासाइट हो गया, Xenophila का पैरासाइट हो गया। तो रैट का पैरासाइट है Xenophila, और Xenophila के अंदर जो पैरासाइट है वो क्या है, Yersinia। तो Yersinia Xenophila का पैरासाइट है। तो एक पैरासाइट के ऊपर और एक पैरासाइट, मतलब एक पैरासाइट के अंदर फिर एक पैरासाइट, इसीलिए हम इसे कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पैरासाइटिज्म। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपर पैरासाइटिज्म। ठीक है, सो द Xenophila इज एन एक्टोपैरासाइट ऑन रैट। Xenophila एक्चुअली बॉडी के अंदर नहीं रहता, रैट के वो बॉडी के ऊपर रहता है। ठीक है ना, एक्टोपैरासाइट है जो रैट्स के बॉडी में जो हेयर्स होते हैं, तो हेयर्स के नीचे फॉलिकल्स के पास वहां पे रहते हैं। ठीक है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया कि इस तरह की पेक्यूलियर कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पैरासाइटिज्म, एक पैरासाइट के ऊपर और एक अंदर में और एक पैरासाइट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई। अब देखो ये जो आपके रैट फ्ली है जिसको हम Xenophila कह रहे हैं, ये दिस इज एक्चुअली कॉजिंग दी प्लेग एक वीवानिक प्लेग। इट्स अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय दिस। एक्चुअली में जो वीवानिक प्लेग या प्लेग जो होता है ना, वो Yersinia pestis के लिए होता है, और ये वो बैक्टीरिया के लिए होता है। तो एक्चुअल जो रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए ये प्लेग होता है, वो एक्चुअली वो बैक्टीरिया है जो कि रैट फ्ली के बॉडी के अंदर रहता है। तो लेकिन हम किसको ब्लेम करते हैं, रैट फ्ली को। लेकिन एक्चुअल में है क्या, कौन, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल, दैट इज द बैक्टीरिया व्हिच इज लिविंग इनसाइड द रैट फ्ली। ठीक है, दैट इज कॉजिंग द फ्ली। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, दैट इज योर Arachnida. क्लास नंबर 6 इज Arachnida, आर्थ्रोपोडा का 6th नंबर क्लास है। Arachnida क्या होता है, इसमें देखिए, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू cephalothorax एंड abdomen। Arachnida में क्या होता है ना, बॉडी इंसेक्टा के जैसे 3 पार्ट में डिवाइड नहीं है, 2 पार्ट में डिवाइड। इंसेक्टा में क्या था, हेड था, cephalothorax, abdomen था। इसमें क्या है, cephalothorax एंड abdomen है। इसमें कोई भी हेड पार्ट अलग से डिस्टिंग्विश नहीं है, हेड और thorax कंबाइन हो चुके हैं, कंबाइन फॉर्म में रहता है। ठीक है, Now this is a characteristic feature of Arachnida. ये एक characteristic feature। और क्या characteristic feature? They have 4 pairs of walking legs, which are again jointed. तो पिछले इंसेक्टा में हमने क्या देखा? They are having 3 pairs of walking legs, but इनके केस में हमने क्या देखा? They are having 4 pairs of walking legs. इसका मतलब कितने legs होते हैं टोटल, और सारे legs क्या है? Jointed हैं। तो लेग्स कितने हो गए इनके पास, टोटल 8। इंसेक्ट में कितने होते हैं, 6। दे आर हेक्सापोडा, दीस आर ऑक्टापोडा। ठीक है ना। और क्या होता है, 1 पेयर ऑफ चिलेसेरे। ठीक है, तो जो चिलेसेरा जो होता है, चिलेसेरे जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनमें, एक पेयर। ठीक है, और वो कहां रहता है, एंटीरियर साइड में। और काम क्या करता है ये चिलेसेरे, चिलेसेरे जो है वो एक्चुअली उनको हेल्प करता है फूड कैप्चरिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर ऑफ चिलेसेरे इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर साइड व्हिच हेल्प देम इन फूड कैप्चरिंग। और क्या होगा, 1 पेयर ऑफ पेडिपल्स। ओके, पेडिपल्स भी होता है 1 पेयर। ठीक है, ये सब जो आपके पेयर्स ऑफ लेग्स है उनको हमने अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, सो दिस पेडिपल्स help in capturing the food and also it helps in reproduction। और ये कहां पे होता है, ये भी एंटीरियर साइड में होता है, दोनों एंटीरियर साइड में होता है, चिलेसेरा और पेडिपल्स एंटीरियर साइड में होता है। ठीक है, पहला वाला जो पेयर है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। दूसरा जो पेडिपल्स है वो फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एक्सक्रीशन कैसे होता है, बाय मैलपीजियन ट्यूब। ठीक है, और क्या होता है, कुछ स्पेशल Arachnida होते हैं जिनमें स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसका नाम है कोएक्सियल ग्लैंड। क्या नाम है उसका, कोएक्सियल ग्लैंड। हियर यू कैन सी, इसका नाम है कोएक्सियल ग्लैंड, जो कि स्पेशल और कुछ Arachnida में हमें देखने मिलेगा। राइट, नेक्स्ट, द मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है इनमें, इट इज ट्रैकियरी सिस्टम, जैसे हमारे कॉकरोचेस में था। And they are again special type of structure for respiration as well, जिसे हम कहते हैं बुक लंग्स। हमने शुरू में पढ़ा था बुक लंग्स, बुक गिल्स। तो मैंने बताया था आपको, जो बुक गिल्स है वो हमें किंग क्रैब में दिखता है, और बुक लंग्स जो हमें स्पाइडर में दिखता है। आई हैव ऑलरेडी शो यू सम डायग्राम ऑन इमेज एज वेल। तो ये स्पेशल टाइप का ट्रैकियरी सिस्टम भी होता है, लेकिन कुछ स्पेशल
कंडीशन भी होते हैं, स्पेशल कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन के केस में हमें क्या दिखता है, बुक गिल्स, सॉरी बुक लंग्स दिखता है, ठीक है। तो अभी हम एरेक्टिडा के दो एग्जांपल को कंपेयर करेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला है स्पाइडर, दूसरा है स्कॉर्पियन। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन साइड बाय साइड, सो इट विल हेल्प अस टू कंपेयर इजीली। तो पहले स्पाइडर के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है। सी स्पाइडर करता क्या है, दे स्पिन वेव, वो जाली बनाता है ना, आपने देखा होगा अपने घर के आसपास, मतलब घर में या कहीं पे आपने देखा होगा कि कोई स्पाइडर क्या कर रहा है, जाल बना रहा है, जाल बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं वेव। सो द स्पिन, दे एक्चुअली व्हाट दे डू, दे स्पिन वेव। कैसे करते हैं, बाय स्लाइमी स्ट्रक्चर। एक स्लाइमी स्ट्रक्चर देखना, जब वो वेव बनाएंगे आप ध्यान से देखोगे तो एक स्लाइमी स्ट्रक्चर होता है जिससे वो वेव बनाते हैं, ठीक है। वो कहां से रिलीज होता है, विच आर रिलीज फ्रॉम द स्पेशल ग्लैंड्स नोन एज स्पिनरेट्स। उसका नाम क्या है, स्पिनरेट्स। हियर यू कैन सी स्पिनरेट्स, उस ग्लैंड का नाम है स्पिनरेट्स, ठीक है। और स्पिनरेट से मतलब स्पिनरेट्स है कहां पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल पार्ट में स्पिनरेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्पाइडर के पास क्या नहीं होता, कोई भी एंटीना नहीं होता है, ठीक है। स्पाइडर के पास कोई भी एंटीना नहीं होता है। अब हम स्कॉर्पियन को देखेंगे। देखो स्कॉर्पियन का बॉडी देखो आप पहले, जो आपका एंटीरियर पार्ट है, जो सेफालोथोरैक्स पार्ट है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, these are the parts of cephalothorax, ठीक है। So those are segmented and धीरे-धीरे slowly at the posterior end this is the abdominal part which is also segmented, and the end, it is end segment is actually modified and it is formed sting-like structure, claw-like sting-like structure, which is actually poisonous in nature, right? So scorpion में कैसा होता है, difference क्या है, the posterior part of the abdomen has segments and it is very thin, बहुत ही thin होता है comparatively। देखिए आप, जो सेफालोथोरैक्स है वो कंपैरेटिवली थिक होता है, कंपैरेटिवली मोटा होता है, लेकिन जो एब्डोमिनल पार्ट है, ठीक है, एब्डोमिनल सेगमेंट, वो बहुत थिन होता है, ठीक है। सो विल सी द इमेज आल्सो, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। देखिए आप, ये सेफालोथोरैक्स पार्ट है, ठीक है। और ये जो सामने वाला हमने बात किया था चेलिसरी, ठीक है ना, ये चेलिसरी होता है, ये इससे इसकी मदद से फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स होता है, इसकी मदद से वो फूड को कैप्चर करते हैं। और सेकेंड वाला पेयर है जिससे वो फूड कैप्चर करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये आपका पहला पार्ट है, सेफालोथोरैक्स हेड और थोरैक्स अलग नहीं है, एक साथ हैं। और ये थोड़ा थिक है, ये थोड़ा कंपैरेटिवली थिक होता है, लेकिन इसके बाद अगर आप ये लास्ट एब्डोमिनल पार्ट देखें, दिस इज योर थिन कंपैरेटिव, दे ऑल आर सेगमेंटेड, दिस पार्ट्स आर ऑल सेगमेंटेड बट कंपैरेटिवली इट इज थिन। और एंड में आप देखिए यहाँ पे आपको स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर, लास्ट सेगमेंट इज मॉडिफाइड एंड वी कैन सी द स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, so ये स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके एब्डोमिनल जो पार्ट होता है वहां पे। The same thing I have you can see on the screen also. At the end of the long abdomen, a stinging structure is present, which is poisonous in nature, ठीक है। And the female eight, ये एक peculiar एक characteristic feature है, आप जिसमें जो स्कॉर्पियन में आपको दिखेगा, स्पाइडर में नहीं दिखेगा। वो क्या होता है कि जो फीमेल है आफ्टर द कॉपुलेशन, मतलब आफ्टर मेटिंग, जो मेल होता है काउंटर पार्ट, उसको ये खा जाते हैं। सो वो करता क्या है, द फीमेल ईट द मेल आफ्टर कॉपुलेशन एंड आल्सो कैरीज द एग, ठीक है ना। तो मेटिंग के बाद वो मेल को खा जाते हैं, और मतलब ये कैनिबलिज्म है, दे आर कैनिबल एंड दे आल्सो कैरी द एग्स एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट जो क्लास है हमारा, जिसका नाम है मेरिस्टोमेटा, ठीक है। क्या नाम है इसका, मेरिस्टोमेटा। तो मेरिस्टोमेटा इट्स द लास्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो वी डिस्कस दिस एंड बाय दिस फाइलम विल बी ओवर, राइट। सो मेरिस्टोमेटा का एग्जांपल क्या है, लिमुलस सबसे अच्छा एग्जांपल है, और दूसरा नाम क्या है इसका, क्रीम क्रैब, और इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं, हॉर्सशू क्रैब। अब इसे हॉर्सशू क्रैब क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेफालोथोरैक्स रीजन है, तो नॉर्मली आप देखे हो, हमने डिस्कस किया है कि इट इज द मैक्सिमम पार्ट एंड इट इज द मोर डेवलप्ड पार्ट एंड द एब्डोमेन इज हाईली रिड्यूस्ड। हमने क्रैब में भी देखा था, डिस्कस किया था। तो इसमें भी ऐसा होता है कि जो सेफालोथोरैक्स, इसका बॉडी पे दो पार्ट में डिवाइड है, सेफालोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो सेफालोथोरैक्स होता है, it is covering the carapace, it is covering the maximum part of the body, and
It is look like horseshoe structure. ठीक है? So in case of lemurus, the body is divided into cephalothorax and abdomen, and the cephalothorax is covered with horseshoe shaped carapace. तो जो carapace होता है हॉर्स, जो घोड़े होते हैं उसके शू के जैसा होता है, जो नाल घोड़े के नाल होता है उसके जैसा दिखता है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, horseshoe crab या king crab भी कहते हैं. It is also a living fossil, right? Now in the cephalothorax, they have 5 pairs of walking legs. cephalothorax में इनके पास कितने pairs of walking legs होते हैं? 5 pairs of walking legs होते हैं. ठीक है? तो सबसे ज्यादा legs इनमें इन्हीं में होते हैं, 5 pairs. अभी तक हमने देखा क्या, इंसेक्ट के केस में कितना था, 3 pairs. फिर हमने देखा जो आपके एरिक्निडा है उनमें 4 pairs है, लेकिन आप देखिए आपके जो मेरिस्टोमाटा है उनमें कितने pairs हैं? 5. तो टोटल कितने legs हैं? 10 legs हैं. ठीक है? तो यहाँ पे जैसे आपने पिछले वाले हमने केस में देखा कि फर्स्ट वाले जो पेयर ऑफ लेग्स है दैट इज चिलीसेरे, इनमें भी वो फर्स्ट एक पेयर चिलीसेरे होता है, उसका काम भी सेम है फूड कैप्चरिंग में. ठीक है, हेल्प करता है. देन रेस्पिरेशन कैसे करते हैं इनके केस में, जैसे हम एरिक्निडा में क्या देखा था, उनके केस में बुक लंग्स था, इनके केस में क्या है, बुक गिल्स होता है. ठीक है, और एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन या ग्लैंड होता है जो बोलते हैं कोक्सल ग्लैंड, जो आपको स्पाइडर में भी मिलेगा, कोक्सल ग्लैंड. ठीक है, और क्या है, द एब्डोमिनल पार्ट हैज अ नैरो स्ट्रक्चर नोन एज टेल्स. अब एब्डोमिनल पार्ट पे जैसे हमने प्रॉन के केस में देखा था क्रस्टेशियंस में कि प्लियोपोड्स, यूरोपोड्स. ठीक है, जो लास्ट 6 सेगमेंट था तो उसमें जो आपके फ्लैट जो आपके प्लियोपोड्स है जो स्ट्रक्चर वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होकर एक्सटेंड हो गया, उसे हम यूरोपोड्स बोलते हैं. उसके बीच में एक थिन एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर था, ऐसा बोलते हैं टेल्सन. बिल्कुल वैसा ही पॉइंटेड स्ट्रक्चर एब्डोमिनल पार्ट में हमें किंग क्रैब के केस में दिखेगा और उसे हम कहते हैं टेल्सन. नाउ आई विल शो यू अ डायग्राम ऑफ इमेज ऑफ रियल हॉर्सशू crab and then we'll close this video lecture for today. So ये जो है आप देख सकते हो, this is your horseshoe crab. And अगर ऊपर से आप देखोगे, so this is the carapace, or the carapace is actually having a shape just like the shoe of horseshoe. इसीलिए इसका नाम है horseshoe crab. और ये आप देख सकते हो a long tail-like structure which is extended from the abdominal part, and this is called tailson. Right? I hope it is clear. So by this we have completed the phylum Arthropoda. So the next class onwards we will discuss the next phylum. So till then, take care and be safe, be at home. Fine. Okay. Bye.